प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो नियम वाले होते हैं बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में 5 यहाँ पर नियम लेके आया हूँ जो कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि पहला नियम आपका होने वाला है हेनरी का नियम। और इस नियम को आपने हमेशा केमिस्ट्री में शुरुआत में ही देखा होगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हेनरी का नियम क्या होता है और एक एक करके सभी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है ताकि आपके आगे आने वाली वीडियो आपसे एक भी मिस ना हो। तो हेनरी का नियम क्या होता है और इस नियम में क्या बताया गया, देखिए। सबसे पहले इसको हेनरी ने दिया था, ठीक है ना, हेनरी ने। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि इस नियम के अनुसार अगर बात करें तो क्या ज्ञात किया जाता है। जैसे आपके पास कोई एक पात्र है, ठीक है ना, और इसमें क्या भरा है भैया, जल भरा हुआ है, ठीक है, जल भरा हुआ है। और अगर इस पात्र में जो जल भरा है इसमें हम कोई गैस मिलाते हैं, मतलब समझ रहे हैं, गैस को हमें इसमें घोलना है, तो इसमें हम लोग इतना दाब लगाएं जो आपका लगाएगा, यहाँ से प्रेशर होगा, जो भी दाब होगा, यहाँ पर कह रहा है ना कि दाब के समानुपाती होगा जो गैस है, तो वो गैस हमारी उस विलेय यानी विलयन में पूरी तरह से घुल जानी चाहिए। तो अब देखिए कह रहा है कि स्थिर ताप और ताप स्थिर होना चाहिए। तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के जो उसमें प्रेशर लगाएंगे उसके समानुपाती होता है और जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। और अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा और यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, यदि किसी विलायक में या विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा m है तथा साम्य दाब P हो तो यहाँ पर इसके नियम के अनुसार आपका जो सूत्र बन के आएगा वो आएगा m समानुपाती P, जहाँ m भैया क्या है आपका, ये आपका इसका यहाँ पर द्रव्यमान है और P आपका क्या है, प्रेशर है यानी दाब है, ठीक है ना। तो जब देखिए आप समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल करके आपका KH जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से K और ये H सफिक्स में, इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक, ठीक है। तो ये आपका सूत्र बनता है और आप याद कर लीजिएगा यहाँ पर m इक्वल टू KHP, जहाँ KH आपका हेनरी नियतांक है। और हाँ, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछता है आपसे हेनरी के नियम की सीमाएं बताइए कि आखिरकार जो हेनरी का नियम है ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ, अधूरा नहीं छोड़ते, ठीक है ना, क्योंकि अगर थ्योरी में फिर अधूरा करें तो क्या ही मतलब। और आने वाले वीडियो जो होंगे आपके उन पर मैं न्यूमेरिकल भी आपका निपटा दूंगा, यानी कि लगभग 3 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आपके आएंगे शुरुआत के, उनको हम लोग एक 1 शॉर्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला नियम हेनरी का जो नियम की सीमाएं है, पहला सीमा यहाँ पर ये है कि हेनरी का जो नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन मतलब अगर आपकी भाषा में कहूँ तो आप जानते हैं गाढ़ा और पतला विलयन समझ सकते हैं, तो समझ जाएंगे यार। तो तनु विलयन मतलब कि यहाँ पर पतला विलयन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पर विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है और जो विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, तो वो आपका विलयन जो है तनु विलयन कराता है, इसमें ये आपका नहीं लागू होता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या होता है, विलयन का दाब निम्न ताप तथा उच्च होना, यहाँ पर ताप उच्च और दाब निम्न होना चाहिए, ठीक है। मतलब दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और ताप ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका यहाँ पर हेनरी का नियम लागू होता है। तीसरा, गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे। मतलब अगर आप सोचिए जैसे आपने लिया कोई पात्र में जल और अगर इसमें गैस हम घोल रहे हैं और अगर यही गैस घोले हम लोग और गैस आपकी जल के साथ या कहें तो विलायक के साथ क्रिया कर लेगी तो फिर वहाँ पर हेनरी का नियम बिल्कुल भी लागू अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये होता है। तो इसकी ये 3 सीमाएं याद कर लीजिएगा, सूत्र भी आपको पता चल गया। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं। तो सेकेंड आपका नियम यहाँ पर आने वाला है राउल्ट का नियम। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है ना, तो ध्यान समझिएगा। राउल्ट का नियम क्या कहता है, देखिए, तो किसी निश्चित ताप पर, ठीक है ना, फिर इसमें भी ताप क्या होगा, निश्चित होगा। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बस देखिए बहुत ही इजी मैं थ्योरी लिया हूँ, अगर आप जाएंगे अपनी बुक में तो बहुत ज़्यादा बड़ा सा वहाँ पर आंसर मिलता है और आपको समझ नहीं आता, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यार आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, समय कम है, कम समय में बेहतर तैयारी करना है तो आपको ऐसे ही आंसर तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर इसके अनुसार आपका समझ लिए, तो इसका जो वाष्प दाब होगा आपका यहाँ पर PS हो जाएगा, हम मान लिए, और इसका मोल प्रभाव हम X मान लेते हैं, ठीक है, X। तो इसके अनुसार जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से, विलायक का वाष्प दाब आपके यहाँ पर P0 हो जाएगा या P0 बोल सकते हैं, और विलयन का आपका PS हो जाएगा। आप समझते हैं, PS मतलब सॉल्यूशन और P0 मतलब ये विलायक हो गया। तो यहाँ पर PS समानुपाती X मतलब कि विलायक ये जो विलयन का वाष्प दाब है ये किसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, और जब इसको लिखेंगे तो PS इक्वल टू हो जाएगा X और P0 मतलब या P0, इसको बोलते हैं विलायक का वाष्प दाब। ये होता है राउल्ट का नियम, शॉर्ट में मैंने बताया है, बहुत बड़ा आपको याद नहीं करना, ठीक है ना, तो इतना कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आता है कोल्ड-हाउस का नियम। ये भी नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कोल्ड-हाउस का नियम क्या होता है और कहाँ पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छे समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से नियम है लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो इसलिए समझना पड़ेगा। तो देखिए, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य आप जानते हैं, कोई सेल होता है उसमें जो अंदर भरा हुआ पार्ट है ना, जो भी भरा जाता है वो विद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसकी जो मोलर चालकताएं होती हैं ये आपकी धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। मतलब देखिए, कुल मोलर चालकता यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हो जाएगी अनंत तनुता पर, इसलिए इन्फाइनाइट ऊपर लगा है, ठीक है ना, सभी में देख रहे हैं इन्फाइनाइट यानी अनंत लगा है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायन मतलब कि यहाँ पर आपको दिख रहा है V+, ये धनायन हो गया, और फिर आपका ऋणायन मतलब कि आयनिक चालकता यहाँ पर V-। अब ये इसका सूत्र है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इससे आपका एक न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल भैया कैसे बनता है, इसमें आपका इस नियम को प्रूव करने के लिए दिया जाता है, आपको जोड़ करके बताना होता है। इसका यूज कहाँ होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल में करा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना, सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जाएंगी। तो ये सूत्र है, अब इसमें समझ लीजिए जो लिखे गए हैं इनको क्या बोलते हैं, तो ये नीचे आपके सामने दिया गया, देखिए, जहाँ लैम्डा इनफाइनाइट प्लस जो कि दिया गया है, ये जो दिए गए हैं दोनों जगह, ठीक है ना, और माइनस में है, तो धनायन ऋणायनों की आयनिक चालकता है, और ये V+ और V- जो दिए गए हैं इनको क्रमशः धनायन एवं ऋणायनों की संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कोल्ड-हाउस का नियम। चलिए अगला नियम देखिएगा, ये नियम आपको तैयार करना है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे ये तो हट गया है, लेकिन फिर भी आपको तैयार करना है, इसको तैयार करके जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हार्डी-सूल्जे का नियम देखिए क्या होता है यार, तो देखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जो आयन होगा उसकी जो स्कंदन शक्ति होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, तो उसकी संयोजकता पर, बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस ही, तो इस पर डिपेंड करेगी। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होगी, ये एक पॉइंट है, पॉइंट नोट कर लीजिए। जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी उसकी उतनी ही स्कंदन शक्ति होगी। स्कंदन क्या होता है, देखिए, जैसे आपके पास कोई एक साल है, साल मतलब बिलियन, ठीक है, इसमें जब आपको मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर धनावेशित साल है, इसमें आप जब कोई ऋणावेशित साल मिलाते हैं तो इसके जो आपके बिलियन के यहाँ पर जो कोलाइडी कण होते हैं इनका अवक्षेप बन जाता है, जो कि यहाँ पर परत के रूप में छप जाते हैं ऊपर, ठीक है, और ये प्रक्रिया हमेशा कहलाती है स्कंदन। तो ये हो गया स्कंदन। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि इसके प्रभावी आयन कैसे होंगे, देखिए, तो धनात्मक साल के लिए आपके प्रभावी आयन ऋणात्मक होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो पात्र है इसमें अगर हम धनात्मक लेंगे तो मिलाएंगे ऋणात्मक, तो इसलिए धनात्मक के लिए ऋणात्मक मिलाएंगे तो ऋणात्मक यहाँ पर प्रभावी आयन होंगे, और जब आप ऋणात्मक साल यहाँ पर लेंगे तो इसमें क्या मिलाएंगे, इसके अपोजिट मतलब पॉजिटिव मिलाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक साल के लिए प्रभावी आयन आपके धन आयन होंगे, ठीक है, जस्ट उल्टा लेना है। और आयन कौन कौन से देख सकते हैं, ऋणात्मक में आपका PO4- हो गया 3-, SO4 2-, Cl आदि, ये आपके ऋणात्मक साल के हो जाएंगे, ठीक है। और धनात्मक साल ऋणात्मक साल के लिए आप धनायन मिलाएंगे तो यहाँ पर SN4+ यानी कि प्लस के हैं सभी। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, ये आपका हार्डी-सूल्जे का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए एक आपका क्वेश्चन जो कि छपेगा, भैया छपेगा, पेपर में छपेगा तो छपेगा, याद कर लीजिए। और इससे क्वेश्चन आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक बताइए। देखिए पूरा फुल डेरिवेशन 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जैसे नहीं आता तो 3 नंबर में ये छपेगा, ठीक है ना। 5 नंबर में अगर आएगा तो इसमें कोई दूसरा और भी साथ में कोई क्वेश्चन सेट कर देगा, ऐसा होता है। तो अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक भी हम जानेंगे, ठीक है ना, डेरिवेशन के टाइप में। और इसका अर्धायुकाल से भी एक क्वेश्चन बनता है, अर्धायुकाल से। तो क्या होता है, देखिए वो अभिक्रियाएं ऐसी रिएक्शन जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है। किसके? प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ये रिएक्शन आपके सामने दी गई है एक, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि के। कैसे बोलेंगे देखिएगा, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप। इसमें दिया गया C12H22O11 प्लस H2O, इसमें हो गया 2 ये अभिकारक, लेकिन जब इसमें आप रिएक्शन कराते हैं H प्लस आयन की उपस्थिति में तो ये शक्कर यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज के रूप में टूटता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो इसके एक ही आयन जो आपका एक ही अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, जल की अणुओं की सांद्रता में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो एक अभिकारक के अणु की सांद्रता में जब परिवर्तन होता है उसको एकाणु की प्रथम कोटि की या कहें तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। और ये हमें प्रतीत होगी कि ये द्वितीय कोटि की है, तो इसलिए इसको छद्म अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल मान सकते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो होती तो प्रथम कोटि की हैं, लेकिन हमें प्रतीत ऐसा होगा कि ये द्वितीय कोटि की है या आपकी शून्य कोटि की है, तो वहां पर जब प्रतीत होने वाला बात आ जाता है तो वहां पर बोलते हैं छद्म अभिक्रिया, मतलब धोखे में आपको करे। तो ये आपकी होती है। अब इसका परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। और यही 5 क्वेश्चन आपके नियम के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको लगातार 2 दिन में एकदम अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।